आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुडवॉकर्स मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कैरिक से, जो दिखने में तो एक आम इंसानी लड़का है, लेकिन असल में वह एक जवान शेपशिफ्टर है। वह अपने असली परिवार के साथ पहाड़ों के बीच रहता है, जहां उसकी जिंदगी ज्यादातर एक कूगर के रूप में बीतती है। कूगर अमेरिका में पाई जाने वाली बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक है, जैसे हमारे यहाँ तेंदुआ या चीता होता है। हालांकि कैरिक इंसानी रूप भी ले सकता है, लेकिन उसका परिवार उसे सख्त हिदायत देता है कि इंसानों से दूरी बनाए रखे। लेकिन कैरिक का दिल इंसानों को समझने के लिए बेचैन रहने लगता है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे वह सिर्फ जंगल में रहकर नहीं जान सकता। इसी जिज्ञासा के चलते वह एक दिन अपने परिवार को छोड़ देता है। किस्मत से उसे एक इंसानी परिवार मिल जाता है, जो उसे अपनाकर पालने लगता है। एक सुबह जब कैरिक अपने नए परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है, उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है। खबर में लिखा होता है कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी दिन कैरिक अपने भाई बहन को अलविदा कहता है और अपनी माँ के साथ कार में बैठकर निकल पड़ता है। उसकी माँ मेलेडी उसे उसका नया स्कूल दिखाने ले जा रही होती है। सफर के दौरान कैरिक महसूस करता है कि दो कौवे लगातार उनकी गाड़ी के पीछे उड़ रहे हैं। उसे शक होता है कि कहीं ये भी उसकी तरह शेपशिफ्टर तो नहीं। शाम होते होते पूरा परिवार थक जाता है और रास्ते में एक होटल में रुकने का फैसला करता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो कौवे अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। रात के समय कैरिक को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह खिड़की से झांकता है तो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड सड़क के किनारे से गुजर रहा है। तभी सामने वाली इमारत की लाइट अचानक गुल हो जाती है, जिससे माहौल और डरावना हो जाता है। अगली सुबह परिवार फिर से सफर शुरू करता है और कुछ घंटों बाद क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाता है। जैसे ही कैरिक गाड़ी से उतरता है, उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे वही कौवे दिखाई देते हैं जो अब आम स्टूडेंट्स की तरह स्कूल में खड़े होते हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा वहां आती हैं और कैरिक का स्वागत करती हैं। वह कैरिक की माँ से पूछती हैं कि कैरिक उन्हें कैसे मिला। इस पर एना बताती है कि कैरिक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। कुछ साल पहले उसे एक कॉल आया था कि एक डरे हुए बच्चे को रेस्क्यू करना है। जब वह वहां पहुंची तो कैरिक सहमा हुआ बैठा था। एना ने प्यार से उसे समझाया और कैरिक को उस पर भरोसा हो गया। धीरे धीरे वह सिर्फ एना और उसके पति पर ही भरोसा करने लगा और आखिरकार उन्होंने उसे गोद ले लिया। एना आगे बताती है कि जब कैरिक ने 10वीं पास की तो इसी स्कूल से इनविटेशन आया। उसे लगा कि शहर से दूर ये स्कूल शायद कैरिक के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसका पिछला स्कूल उसे खुश नहीं रख पा रहा था। थोड़ी देर बाद लीसा एना से कहती है कि वह कैरिक से अकेले में बात करना चाहती है। एना के जाते ही लीसा सीधा कह देती है, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। वह बताती है कि यह कोई आम स्कूल नहीं है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे शेपशिफ्टर हैं। कैरिक को यहाँ बुलाया जाना भी इसी वजह से था। यहाँ उसे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है और लीसा बाहर की ओर भागती है। वह देखती है कि कैरिक की माँ और बहन कैंपस में घूम रही हैं। वह तुरंत अपने असिस्टेंट से कहती है कि उन्हें यहाँ से ले जाया जाए, ताकि वे किसी को शिफ्ट करते न देख लें। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की प्रजातियों को देखकर कैरिक बेहद खुश हो जाता है। पहली बार उसे अपने जैसे लोग मिलते हैं। स्कूल में घूमते हुए उसकी मुलाकात जेफरी और उसकी गैंग से होती है। शुरुआत से ही दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाता है, लेकिन तभी टीचर जेम्स आकर मामला संभाल लेते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है और एना अपने बेटे को वहीं छोड़कर वापस चली जाती है। उसी वक्त एक अमीर आदमी एंड्रयू मिलिंग स्कूल में आता है, जो इस स्कूल की फंडिंग करता है। बाद में कैरिक एंड्रयू से मिलता है और बताता है कि वह सिर्फ जानवर बनकर भटकती जिंदगी से थक चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा है। अपने नए कमरे में पहुंचने पर कैरिक को स्कूल के नियम बताए जाते हैं। तभी एक गिलहरी खिड़की पर आती है। वह खुद को हॉली बताती है और कहती है कि उसे कैरिक का गाइड बनाया गया है। हॉली उसे पहली शेपशिफ्टिंग क्लास में ले जाती है। क्लास शुरू होते ही टीचर मिस्टर एलवुड सबको चेतावनी देते हैं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ क्लास के अंदर ही करना है। इंसानों के सामने ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पकड़े जाने पर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। नया होने की वजह से कैरिक से कहा जाता है कि वह सबके सामने शेपशिफ्ट करे, लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन नाम का लड़का जंगली भैंसे में बदल जाता है। उसे अपनी ताकतों पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। यह देखकर कैरिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर जाता है,
क्योंकि उसने काफी समय से अपना असली रूप नहीं दिखाया था। तभी प्रिंसिपल लीसा उसे उसके पुराने जंगल वाले दिनों की याद दिलाती है। उन यादों की ताकत से कैरिक आखिरकार अपना असली कूगर रूप दिखा देता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स शेप शिफ्ट करते हैं और तब कैरिक को समझ आता है कि जेफरी और उसके दोस्त असल में भेड़ियों का झुंड हैं। लीसा उसे समझाती है कि धीरे धीरे वह इंसान और जानवर दोनों रूपों के बीच संतुलन बनाना सीख जाएगा। कुछ घंटे बाद जब कैरिक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी दरवाजा खटखटता है और सामने खड़ा होता है ब्रैंडन। ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए कैरिक को बताया कि अब से वही उसका नया रूममेट है। कैरिक कुछ जवाब देता उससे पहले ही हॉली अचानक कमरे में आ टपकी और बोली कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, कैफेटेरिया चलने का वक्त हो गया है। खाने के दौरान कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन भी एक शेप शिफ्टर है, लेकिन वह एक आम शेर या भेड़िया नहीं बल्कि एक बिल्ली में बदल सकता है। वह बताता है कि स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार के घर पर पालतू जानवर बनकर रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने गलती से खुद मछली का कैन खोल लिया। बस फिर क्या था, उसी दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब स्कूल में कैरिक का माउंटेन लायन वाला रूप सबके सामने आ चुका था। एक खतरनाक शिकारी जानवर होने की वजह से कई बच्चे उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स कमजोर जानवरों में बदलते थे वे उससे डरने भी लगे। इसी डर की वजह से कुछ बच्चे उससे दूरी बनाने लगे। इन्हीं में से एक था ब्यू, जो एक छोटे और मासूम खरगोश में बदलता था। ब्यू हर वक्त सहमा समासा रहता। एक दिन कैरिक ने देखा कि जेफरी और उसकी भेड़ियों वाली गैंग बो को परेशान कर रही है। यह देखकर कैरिक वहां पहुंच गया और ब्यू को उनके बीच से निकाल लाया। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी टीचर जेम्स आ गए और मामला वहीं रुक गया। उसी रात कैरिक अपने असली परिवार का सपना देख रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ब्रैंडन नींद में ही शेप शिफ्ट कर चुका होता है और उसका बिस्तर टूट चुका होता है। ब्रैंडन हंसते हुए कहता है, हफ्ते में एक बार हो जाता है भाई, एडवांस में सॉरी। कैरिक समझ जाता है कि आने वाली रातें शायद ज्यादा सुकून वाली नहीं होंगी। अगली सुबह कॉम्बैट क्लास में ब्रैंडन और बर्थ को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ब्रैंडन लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाग जाता है और कहता है कि उसे लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्यार से नहीं रह सकते क्या, यह कहकर वह मैदान छोड़ देता है। अब उसकी जगह कैरिक को बुलाया जाता है। टीचर देख लेते हैं कि कैरिक को अपनी ताकतों पर खुद भरोसा नहीं है। तभी वहाँ एंड्रयू आता है। वह एक छोटी सी पोटली निकालता है जिसमें कूगर का पेशाब होता है। एंड्रयू कैरिक से कहता है कि इसे ध्यान से सूंघो। जैसे ही कैरिक ऐसा करता है, उसका शरीर तुरंत बदलने लगता है। मैदान में उतरकर साइज में छोटा होने के बावजूद वह बर्थ को अपनी असली ताकत दिखा देता है। इसके बाद ली रॉय और डोरियन को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही डोरियन उस पोटली की गंध सूंघता है, वह डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बिना लड़े ही हार मान लेता है। इस तरह ली रॉय आसानी से जीत जाता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रयू कैरिक को अलग बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। वह वही पोटली कैरिक को दे देता है और कहता है कि आगे चलकर वह बहुत आगे जाएगा। जब जेफरी देखता है कि स्कूल का स्पॉन्सर कैरिक पर खास ध्यान दे रहा है, तो उसके अंदर जलन भर जाती है। वह कैरिक को खुली चुनौती देता है, अगर दम है तो 2 भेड़ियों से लड़कर दिखा, अगर जीत गए तो हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। शाम को कैरिक अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस पहुँचता है और उन्हें बताता है कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। यह सुनते ही ब्रैंडन घबरा जाता है और कहता है कि अगर पकड़े गए तो स्कूल से बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन कैरिक साफ कह देता है, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। जब हॉली को समझ आ जाता है कि कैरिक का फैसला नहीं बदलेगा, तो वह कहती है कि वे जितना हो सकेगा उसका साथ देंगे। ब्रैंडन भी कहता है कि वह देखना चाहता है कि कैरिक उन भेड़ियों का सामना कैसे करता है। उस रात तीनों चुपचाप हॉस्टल से निकल जाते हैं। कैरिक अपनी जेब से वही पोटली निकालता है, सूंघता है और तुरंत शेप शिफ्ट कर जाता है। लड़ाई की जगह पहुंचकर वह पूछता है कि वे कौन से 2 भेड़िए हैं जिनसे उसे लड़ना है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। 2 भेड़ियों की जगह जेफरी का पूरा झुंड उसे चारों तरफ से घेर चुका होता है। फिर भी कैरिक पीछे नहीं हटता। वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन भेड़िए पीछे से हमला कर देते हैं और सब मिलकर उसे गिराने लगते हैं। अपने दोस्त को खतरे में देखकर हॉली ब्रैंडन को पहाड़ी से धक्का दे देती है ताकि वह शेप शिफ्ट करके लड़ाई में उतर सके। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कैरिक जोरदार हमला करता है। आखिरकार जेफरी और उसका झुंड पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अगली सुबह क्लास में टीचर जेम्स देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स घायल हैं। वह उन्हें मरहम पट्टी के लिए भेज देता है।
जब उनसे चोट की वजह पूछी जाती है तो सब अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन साफ पता चल रहा होता है कि रात को लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल लीसा कैरिक को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही एंड्रयू उसे अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में एंड्रयू कहता है कि वह जानता है कि पिछली रात क्या हुआ था। वह यह भी कहता है कि एक असली माउंटेन लायन को इतने भेड़ियों से अकेले निपट जाना चाहिए था। इस पर कैरिक बताता है कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपने परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए वह कभी ठीक से शिकार करना सीख ही नहीं पाया। यह सुनकर एंड्रयू कहता है कि वह उसे शिकार करना सिखाएगा, क्योंकि वह चाहता है कि कैरिक एक असली शिकारी बने। जब वे स्कूल लौटते हैं तो लीसा एंड्रयू को डांटती है और कहती है कि किसी भी स्टूडेंट को खास ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वह कैरिक को भी साफ चेतावनी देती है कि अगर स्कूल में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा, और अगर दोबारा लड़ाई करते पकड़े गए तो सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लीसा के जाने के बाद हॉली और ब्रैंडन कैरिक के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। उसी वक्त कैरिक लू को जंगल की तरफ जाते देखता है और उसके पीछे चला जाता है। वहाँ दोनों टीचर्स की बातचीत सुन लेते हैं। वे कह रहे होते हैं कि इंसानों पर जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अजीब है। अगर इंसानों को शेप शिफ्टर्स के बारे में पता चल गया तो दोनों प्रजातियों का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए लीसा और वुड वॉकर काउंसिल को जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। वापस आते वक्त कैरिक लू को बताता है कि जब वह अपनी माँ के साथ यहाँ आ रहा था तब उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वे भेड़िए जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू कैरिक को जंगल ले जाता है उसकी पहली असली ट्रेनिंग के लिए। वह उसे समझाता है कि जितनी ज्यादा बार वह शेप शिफ्ट करेगा उतना ही बेहतर वह अपने इंसानी और जानवर वाले दोनों रूपों पर कंट्रोल कर पाएगा। एंड्रयू कहता है कि जब तक वह दोनों रूपों को बैलेंस करना नहीं सीखेगा तब तक वह अपनी पूरी ताकत को समझ ही नहीं पाएगा। शिकार शुरू करने से पहले कैरिक एक असली कूगर की तरह अपने शिकार को चुनता है। वह सीधे हमला नहीं करता बल्कि धीरे धीरे दूर जाकर एक जाल बिछाता है। सही मौके पर वह हिरन पर झपट्टा मारता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद एंड्रयू और कैरिक मिलकर शिकार खाते हैं और कुछ घंटों बाद स्कूल लौट आते हैं। रास्ते में बातों में एंड्रयू कैरिक को बताता है कि उसकी भी एक बेटी थी। अगर आज वह जिंदा होती तो बिल्कुल कैरिक की उम्र की होती। उसी दिन लंच टाइम पर लू नोटिस करती है कि कैरिक ने खाना नहीं खाया। वह पूछती है कि भूख नहीं है क्या। इस पर कैरिक बता देता है कि सुबह वह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था और उसने अपनी जिंदगी का पहला शिकार पकड़ा है। यह सुनते ही लू का चेहरा बदल जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल उसके दिमाग में वह भयानक दिन घूमने लगता है जब एक कुगर ने उसकी माँ पर हमला किया था। उस हमले के बाद से उसकी माँ कभी ठीक से चल नहीं पाई। अपने दोस्त से माफी मांगने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वह लू तक पहुंच नहीं पाता। शाम को जब कैरिक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी वह जेफरी की चीख सुनता है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि भेड़िए किसी साजिश में लगे हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए कैरिक उनका पीछा करता है और देखते देखते वे सब पास के शहर तक पहुंच जाते हैं। वहां भेड़िए एक फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करते हैं। वे सिक्योरिटी गार्ड को डराकर अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी कैरिक बीच में आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। जैसे ही भेड़ियों को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, वे सब मिलकर कैरिक पर हमला करने का फैसला करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त एंड्रयू वहां पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सब रोक देता है। वह सभी बच्चों को तुरंत गाड़ी में बैठने को कहता है। जब सब वापस स्कूल पहुंचते हैं तो कैरिक को एक प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाया जाता है। यहीं पर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। असल में इन सभी हमलों के पीछे एंड्रयू ही था। यह जानकर कैरिक पूरी तरह टूट जाता है। वह उदास होकर कहता है कि उसे एंड्रयू पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तब एंड्रयू उसे अपनी कहानी सुनाता है। कुछ साल पहले एंड्रयू अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल में घूम रहा था जब एक शिकारी ने दोनों को मार डाला। उस दिन के बाद से एंड्रयू इंसानों से नफरत करने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से इंसानों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। वे जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को खत्म कर रहे हैं और कई प्रजातियां तो हमेशा के लिए मिट चुकी हैं। पिछले 50 सालों में कई शेपशिफ्टर्स ने इंसान बनकर नियम कानून बदलने की कोशिश की ताकि जंगल और जानवर बच सकें, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। इसी वजह से एंड्रयू ने फैसला किया कि अब वह सब कुछ अपने हाथ में लेगा। उसी वक्त शीला खाना सर्व करने आती है। कैरिक नोटिस करता है कि उसने एक नकली पैर लगाया हुआ है। एंड्रयू बताता है कि शीला असल में एक नागिन है। एक बार जानवर रूप में जाते वक्त किसी इंसान ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी।
एंड्रयू कहता है कि इंसान अब बिना सोचे समझे जानवरों को कुचल रहे हैं। खाना खाते वक्त एंड्रयू कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन कैरिक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर एंड्रयू समझाता है कि उसका मकसद इंसानों को दर्द देना नहीं है, बल्कि उनकी मशीनों और फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाना है, ताकि वे नए प्रोजेक्ट बनाकर जंगलों को तबाह न कर सकें। कैरिक कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा और भरोसा दिलाता है कि एंड्रयू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगली सुबह कैरिक ब्रैंडन की प्रैक्टिस में मदद करता है। जंगल में दौड़ते वक्त ब्रैंडन जंगली भैंसे के रूप में रास्ते में सब कुछ तोड़ता हुआ कैरिक के माता पिता की गाड़ी से टकरा जाता है। वे अपने बेटे से मिलने स्कूल आ रहे होते हैं। ब्रैंडन तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी कैरिक बीच में आ जाता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि यह सबका दुख अपना दुख समझता है और ब्रैंडन बहुत अच्छा इंसान है। वह उन्हें अपना कमरा दिखाने ले जाता है। वहाँ एना देखती है कि एक गिलहरी उनका सामान खंगाल रही है। उसी वक्त प्रिंसिपल लीसा आ जाती है और सख्ती से कहती है कि मिलने जुलने का समय फिक्स होता है, ऐसे अचानक नहीं आया जा सकता। जाने से पहले कैरिक की मां बताती है कि वे पूरा हफ्ता पास के शहर में रुकेंगे और कैरिक को भी ट्रिप पर चलने का न्योता देती है। कैरिक तुरंत हाँ कर देता है और अपने परिवार को अलविदा कह देता है, क्योंकि उन्हें गाड़ी रिपेयर करवानी होती है। परिवार के जाते ही कैरिक को एंड्रयू का फोन आता है। एंड्रयू कहता है कि इस हफ्ते वे कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन कैरिक मना कर देता है। वह कहता है कि वीकेंड पर वह अपने माँ बाप के साथ रहेगा और उसे इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाला आइडिया पसंद नहीं है। यह सुनते ही एंड्रयू बिना कुछ कहे फोन काट देता है। मन हल्का करने के लिए कैरिक जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते चलते वह कई मील दूर निकल जाता है। तभी विंग वहाँ आता है और बताता है कि सब उसके गायब होने से परेशान हैं। अचानक एक ड्रोन दिखाई देता है। विंग घबराकर कैरिक को बताता है कि एक शिकारी ने ड्रोन और कुत्ते छोड़ दिए हैं। कैरिक तुरंत भागता है और कूगर बनकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपने दोस्त को बचाने के लिए विंग उस ड्रोन को तोड़ देता है और कैरिक जान बचाकर भागता रहता है। कुछ देर बाद वह थककर रुक जाता है। तभी शैडो उसके लिए कपड़े फेंकता है ताकि वह इंसानी रूप में लौट सके। दोस्तों की मदद से कैरिक सुरक्षित स्कूल लौट आता है, लेकिन कैंपस में घुसने से पहले ही थककर बेहोश हो जाता है। किस्मत से एंड्रयू उसे मिल जाता है और उसे अपने घर ले जाकर आराम करवाता है। होश में आने पर कैरिक जंगल की पूरी घटना उसे बता देता है। यह सुनकर एंड्रयू सोच में पड़ जाता है कि शायद कैरिक के असली परिवार को भी ऐसे ही शिकारियों ने मारा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पत्नी और बेटी को मारा गया था। यह सोच कैरिक के अंदर आग लगा देती है। अब वह पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। मिशन पर निकलने से पहले कैरिक को एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चलती है। एंड्रयू पहले ही कुछ शिपशिफ्टर्स को भेज चुका है, जो उसके असली परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड्रयू उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वे जिंदा हुए तो बहुत जल्द उनकी मुलाकात होगी। थोड़ी ही देर बाद कैरिक के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। कैरिक झूठ बोल देता है कि स्कूल का बहुत काम है, इसलिए वह इस वीकेंड घूमने नहीं आ पाएगा। इसी बीच ब्रैंडन और हॉली वहाँ पहुँच जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कैरिक की चिंता हो रही है, लेकिन कैरिक उन्हें सख्ती से वहाँ से चले जाने को कह देता है। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद पूरी टीम एक खास जगह पर पहुँचती है। यहाँ एंड्रयू सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ बांट देता है। कैरिक को कहा जाता है कि वह जंगल के जानवरों को उस इलाके से दूर भगाए। वहीं जेफरी और उसके भेड़िए मजदूरों को वहाँ से निकालने में लग जाते हैं ताकि कोई इंसान घायल न हो। कुछ खरगोशों को सुरक्षित भगाने के बाद कैरिक की नजर वहाँ जमे एक कैंप पर पड़ती है और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ उसके माँ बाप और बहन कैंप लगाए बैठे होते हैं। डर से कांपते हुए कैरिक के फोन पर उसके मेंटोर एंड्रयू का कॉल आता है। एंड्रयू कहता है, मैंने तुम्हारे परिवार को उसी घाटी में टेंट लगाते हुए देखा है, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें कोई खतरा नहीं है। इधर गुस्से में घूमते भेड़ियों को देखकर मजदूर बुरी तरह डर जाते हैं और जान बचाने के लिए ट्रकों में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही जगह खाली होती है, डैन एक मशीन में बैठकर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े गिराने लगता है। कैरिक घबराकर उससे कहता है कि मिशन रोक दो। उसे डर लग रहा होता है कि उसका परिवार खतरे में है। इसी वक्त ब्रैंडन और हॉली भी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद शैडो और विंग ऊपर से उड़ते हुए आते हैं। यह सब देखकर भेड़िए डर जाते हैं और पकड़े जाने के डर से सारा काम छोड़कर भाग जाते हैं ताकि स्कूल तक बात न पहुंचे। तभी वहां लू आती है और डेरिक को समझाने की कोशिश करती है कि काम रुकवाने के और भी तरीके हैं। अगर सब कुछ तोड़ा गया तो इंसान बदला लेंगे, लेकिन डेरिक उसकी बात नहीं सुनता।
वह लू को धक्का दे देता है और तभी कौवों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। गुस्से में डेरेक एक विशाल भालू में बदल जाता है। अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए ब्रेंडन भी लड़ाई में कूद पड़ता है। हॉली की मदद से कैरिक डैन को मशीन से धक्का दे देता है और खुद कूगर बनकर उसका पीछा करता है। लेकिन तभी एंड्रयू वहां पहुंचता है और वह लकड़ी का बड़ा फट्टा हटा देता है जो गाड़ी को नीचे गिरने से रोक रहा था। गाड़ी अपने आप घाटी की तरफ लुढ़कने लगती है। कैरिक की बगावत देखकर एंड्रयू उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कैरिक देखता है कि लकड़ी के भारी टुकड़े सीधा उसके परिवार की तरफ जा रहे हैं। वह बिना एक पल सोचे लड़ाई छोड़ देता है और अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को बचाने दौड़ पड़ता है। ऊपर से गिरती लकड़ी की आवाज सुनकर एना सबको छुपने के लिए कहती है, लेकिन मेलेडी अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं। लकड़ी को अपनी तरफ आता देखकर मेलेडी चीखने लगती है और ठीक उसी पल कैरिक छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। डर के मारे एना अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है और जब उसे जिंदा देखती है तो राहत की सांस लेती है। मेलेडी बताती है कि एक कूगर ने उसे धक्का देकर बचाया, लेकिन उसके पिता को यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि डर की वजह से उसकी बेटी कुछ भी बोल रही है। कुछ देर बाद लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक को बेहोश पड़ा पाते हैं। वे घबरा जाते हैं कि कहीं उनका दोस्त मर तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही वह माउंटेन लायन आंखें खोलता है, सबके चेहरे पर सुकून आ जाता है। कैरिक होश में आते ही अपने परिवार की तरफ दौड़ता है। तभी एंड्रयू वहां आता है और झूठ बोलता है कि वह पास ही टहल रहा था। तभी यह हादसा देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि परिवार को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। सभी लोग सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। अपने परिवार को सुरक्षित जाता देख कैरिक गुस्से से भर जाता है। वह एंड्रयू से कहता है कि वह प्रिंसिपल को सब कुछ बता देगा कि इस सब का असली जिम्मेदार कौन है। अपना राज छुपाने के लिए एंड्रयू आखिरी दांव चलता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे असली परिवार को ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें यह तभी बताऊंगा कि वे कहाँ हैं, जब तुम वादा करोगे कि आज जो कुछ भी हुआ वह किसी को नहीं बताओगे। मजबूरी में कैरिक को चुप रहना पड़ता है। जब सभी बच्चे स्कूल वापस पहुंचते हैं तो सब उनका हीरो की तरह स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानों और शिपशिफ्टर्स के बीच होने वाले एक बड़े युद्ध को पहले ही रोक दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें